मेरी उम्र के नौजवानों, आज हम पढ़ेंगे साथ मिलके चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फिनोमिना। तो इस चैप्टर में हम क्या बातें करने वाले हैं? वही फिनोमिनास, वही चीजें जो कि नेचुरली होती हैं, जिस पर ह्यूमंस का, मेरा, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का भी नहीं है। जैसे लाइटनिंग, बिजली गिरना, है ना, और अर्थक्वेक हो गया। तो इन सब पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए इन सब को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उन सब को जानने के लिए आपको ये वाला एपिसोड जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसको अगर आपके माइंड में अगर ये क्लियर है, तभी आगे का समझ में आएगा। जैसे लाइटनिंग हो गया और अर्थक्वेक हो गया, वो सब इसके बाद ही है। अगर ये नहीं आया मतलब कुछ नहीं आएगा। तो इस एपिसोड को एकदम दिल और जान लगा दो, एकदम दिल और जान, बस पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फिनोमिना। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि देखो, जब हवाएं तेज होती हैं, चलो छोड़ो उसको, हवाएं तेज छोटी छोड़ो। अगर मान लो किसी खंबे का, बिजली का खंबा होता है, उसका तार अगर लूज है, मतलब लूज हो जाता है वहां से जहां से मेन कनेक्शन है, कहीं से भी जब वो लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, तब वहां पे स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग होता है मतलब देखते हो ना, जैसे लाइट निकल रहा है उसमें से, ऐसा लगता है ना, जैसे पटाखे फूट रहे हैं, वो कोई हम स्पार्किंग बोलते हैं, स्पार्किंग, है ना। तो वो क्यों होता है? जब लूज हो जाता है उसका कनेक्शन, जब तारे, उसकी वायर्स उसकी लूज हो जाती हैं। तो वैसे जब तुमने देखा होगा कि अगर एकदम जोर से हवाएं चल रही हैं, आंधी तूफान आया है, तब और ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है। इसलिए तो बिजली काट देते हैं हम लोग जब हवाएं आती हैं, आंधी आती हैं। तो जो होता है ना डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो लोग ऐसे मौसम में लाइट काट देते हैं अक्सर। इसी यही उसकी वजह है, और कोई वजह नहीं है, स्पार्किंग ना हो, है ना। तो बस हम सबसे पहले पढ़ लेंगे अभी, मतलब थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे किसका, किसका, लाइटनिंग का, मतलब बिजली गिरने का। लाइटनिंग, स्पेलिंग एकदम सही है, ध्यान से देख लो स्पेलिंग, LIGHTNING, लाइटनिंग, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कहा, मैं उसको एक लाइन में लिख देता हूं, ठीक है। स्पार्क्स, वही बिजली का निकलना, स्पार्क्स, है ना। स्पार्क्स ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स, बिजली के खंभे, स्पार्क्स ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स व्हेन वायर्स बिकम लूज, जब तार लूज हो जाती हैं, वायर्स बिकम लूज। अब जब तार लूज होती है ना, जब तारे लूज होती हैं, जब तार वायर्स लूज होते हैं, तब इसका मतलब क्या है, आगे देखते हैं है ना। तो जो लाइटनिंग का खेल होता है, लाइटनिंग होता है, वहां भी स्पार्किंग ही हो रहा है, बिजली गिर रहा है ना। वैसे जैसे यहां बिजली निकल रहा है, जैसे पटाखे फूट रहे हैं, वैसे आसमान से पटाखे फूटने लगते हैं। तो पहले जमाने में क्या होता था, जब लोगों को पता नहीं था कि लाइटनिंग क्या होता है, उनको लगता था कि ये ईश्वर का प्रकोप है, भगवान गुस्सा है, इसलिए ये सब हो रहा है लेकिन अब तो हमें साइंस आता है, अब तो हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों ऐसा सोचें? तो इसलिए हम इस साइंस पढ़ते हैं कि अंधविश्वास से निकल जाए, सिंपल। तो लाइटनिंग भी स्पार्किंग ही हो रहा है, लाइटनिंग भी स्पार्क है, लेकिन बड़े पैमाने पे। अब मतलब क्या है, देखो, तुम क्या करते हो स्कूल में, टिफिन चुराते हो दोस्तों के, है ना। तुम दोस्तों के टिफिन चुरा रहे हो, और हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, दोस्तों की बंदियां चुरा लेता हूं। काम तो चोरी का ही है, लेकिन बस लेवल देखो, लेवल अलग है। तुम टिफिन चुरा रहे हो, मैं बंदियां चुरा रहा हूं। अब समझ में आ गया होगा ना, बस यही है, ठीक है। लाइटनिंग बड़े पैमाने पे हो रहा है ना। लाइटनिंग मतलब बिजली गिरना, लाइटनिंग, लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क। लाइटनिंग भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है, बट, लेकिन, बट दिख रहा है ना यहाँ का, हाँ, बट ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल में। तो इन दोनों पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिख लो, सबसे पहले इन दोनों को लिखो, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो बात मैंने कहा था लूज होने से क्या होता है, वही हम जानेंगे। तो इसको लिख लिया होगा, पहले भूले मुझको सनम तुम, फिर मेरा नाम भी भूल गए। पहले भूले
मुझको सनम तुम। तो क्या मैं क्या बोल रहा था कि लाइटनिंग कैसे हो रहा है? लाइटनिंग, बिजली का गिरना, लाइटनिंग इज कॉज मतलब होना। लाइटनिंग इज कॉज्ड बाई, अब ध्यान देना इस वर्ड पे, एक्यूमुलेशन। अब मतलब मैं बताऊंगा ना, टेंशन मत लो। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, लिखो साथ में यार, लिखो। बोलोगे दिख नहीं रहा, अभी हट जाता हूं ना। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन दी क्लाउड्स। लिख लो पॉज करके, फिर बात करते हैं। अब हो गया, लिख लिया। तो एक्यूमुलेशन मतलब क्या है ना? देखो, जब स्कूल ऑडिटोरियम में, स्कूल में जब असेंबली होती है सुबह सुबह, जहां जाने का मन किसी को नहीं करता है ना, तो बस असेंबली होती है तो सारे स्कूल के बच्चे, है ना, भले स्टार्टिंग में क्या होता है, अलग अलग क्लास में बिखरे हैं, अलग अलग बेंचेस पे, लेकिन जब असेंबली होती है स्कूल की सुबह सुबह, सब इकट्ठा हो जाते हैं, सब उस ऑडिटोरियम में, उस ग्राउंड में, ऑडिटोरियम में, ग्राउंड में, कहीं पे भी इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ। तो इकट्ठा होने को ही हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जब लूज हो जाता है ना बिजली का खंभा, तो चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, इसलिए स्पार्किंग होता है। तुम भी सोचो ना, देखो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अरेंज वे में होता है एक चीज, और जब वो एक मिक्स हो जाता है तो कितनी परेशानी होती है किसी को भी, है ना। तो यही बता रहा हूं मैं। अगर तुम नोट्स बना रहे हो, अगर तुम नोट्स बना रहे हो पन्नों में, और तुम्हारे नोट्स इधर उधर मिक्स हो जाए, तो सर फिर से ठीक करने में दिक्कत होता है ना। तो वही दिक्कत में दिमाग में प्रेशर आता है। वैसे ही जब चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं बिजली के खंभे पे, तो वहां पे स्पार्किंग होती है। इसलिए मैं बोलता हूं अपने नोट्स को नोटबुक में बनाओ, पन्नों में नहीं। अब समझे? ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे। अब हम देख लेंगे चार्जिंग बाई रबिंग। टॉपिक लिख लो, फिर आप देखो, टॉपिक लिख लिया, हाँ। तो चार्जिंग बाई रबिंग। अब अगर मैं अपने हाथ को और इस मार्कर को आपस में रब करता हूं, एक दूसरे के अगेंस्ट, देखो अगेंस्ट का मतलब क्या है, उल्टा। अगर तुम आईपीएल में आरसीबी को सपोर्ट करते हो तो मैं सीएसके को, तो अगेंस्ट है। अगर आरसीबी और सीएसके का मैच हो रहा है तो आरसीबी के पक्ष में तुम हो और मैं सीएसके के, मतलब हम दोनों अगेंस्ट हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं अपने हाथ के, हाथ ऊपर ये नीचे, हाथ ऊपर ये नीचे, हाथ ऊपर ये नीचे, तो ऐसे रब कर रहा हूं इसके अगेंस्ट में, है ना, तो क्या होगा, इन दोनों में कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस आ जाएंगे। कैसे? वही है चार्जिंग बाई रबिंग। जब तो हम किसी भी दो चीजों को, जैसे मैं इस इंक के डब्बे को और इस मार्कर को इन दोनों के अगेंस्ट रब करता हूं, तो इस पे कुछ चार्ज आ गया है, इस पे कुछ चार्ज आ गया है, ठीक है। यही है चार्जिंग बाई रबिंग। लिख रहा हूं मैं, ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट, एक दूसरे के ऑपोजिट, अगेंस्ट ईच अदर, दे वो दोनों, एक्वायर मतलब गेन कर लेना, एक्वायर, AQUIRE, एक्वायर, लिख लिया ना साथ में, अ स्मॉल, छोटे से अमाउंट का चार्ज, स्मॉल इलेक्ट्रिक, अमाउंट मत लिखो तो भी चलेगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई छोटा सा चार्ज एक्वायर कर लिया उन दोनों ऑब्जेक्ट्स ने जिसको हमने रब किया, ठीक है। यही मतलब मैं जो मार्क करता हूँ ना, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ऐसे अगर एग्जाम में मार्क कर दिया तुमने तो टीचर फ्लैट हो जाएगा और तुम्हें नंबर पे नंबर देगा भर भर के। लेकिन जब टाइम बचे तो ये सब करना चाहिए, वरना मत करो, ठीक है। तो मैंने क्या बात की, जब दो ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करते हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ होता है, ठीक है। इसलिए उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, धीस ऑब्जेक्ट्स, ई, धीस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोलते हैं हम, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? चार्ज्ड
ऑब्जेक्ट्स, लास्ट में ऑब्जेक्ट से चार्ज ऑब्जेक्ट्स, है ना, यही है बस चार्जिंग बाय रबिंग। इतना सिंपल सा था। जब हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को लिखो साथ, लिख लो पहले, है ना, लिख लिया, तो हम अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट अगर घिसते हैं, सिंपल हिंदी में घिसते हैं, तो उन दोनों पे कुछ चार्ज आता है। तो मैंने क्यों कहा वो चार्ज ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि वो उन दोनों पे कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है, इसलिए वो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं। बस समझ में आ गया। अगर मैं किस करता हूं, तो मतलब मैं सामने वाले के होठों के अगेंस्ट रब कर रहा हूं, तो दो ऑब्जेक्ट्स अगर रब हो रहे हैं तो उन दोनों पे कुछ चार्ज आएगा, मेरे होठों पर और सामने वाली के। तुमने वाले मत समझ लेना, उल्टा मत समझ लेना, ठीक है। तो बस अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो अभी हमने देख लिया कि चार्जिंग बाय रबिंग। तो मैं बता दूं, हाँ, जब चार्जिंग होता है ना रबिंग से, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे बॉडी में, है ना। लिखो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बताऊंगा क्यों, वजह मैं बताऊंगा, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, आर ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर होना, ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग, कब, जब हम रब करते हैं, ड्यूरिंग रबिंग। क्या ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, अब मैं वजह बताऊंगा, इसको लिख लो पहले, ठीक है। दो वजह है इसकी, लेकिन पहले देखो, कोई अगर एटम है, एटम तुमने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसा मान रहा हूं, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ा फिर भी जान जाओगे। अगर कोई एटम होता है ना, तो उसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन ना। प्रोटॉन प्रोटॉन तो मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन मतलब कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। तो उसके ट्रांसफर होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चार्ज तो गेन होता नहीं। हम यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं। तो बस पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो ट्रांसफर क्यों नहीं होता है। तो दो वजह लिखो। पहला वजह कि पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं ट्रांसफर होता है, हम नेगेटिव चार्ज को क्यों ट्रांसफर करते हैं। पहली वजह तो ये है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन लिखता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर मतलब हल्का, लाइट मतलब हल्का और हैवी मतलब भारी, आर लाइटर देन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले, देन प्रोटॉन्स देन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज। चाहो तो इसके आगे ब्रैकेट बना के लिख लो, प्रोटॉन्स के आगे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, और इसके आगे लिख लो या ब्रैकेट बना के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, है ना। जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन्स आर 1836 टाइम्स heavier than HEAVIER, heavier than electrons। अब तुम सोचो एक बार, 1836, 1836 दिख रहा है नीचे, दिख रहा है नीचे, एक सेकेंड लिख लो। हाँ लिख रहा है अब, ठीक है, लिख लो पहले, फिर मैं एडजस्ट कर दूंगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि देखो, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर देन प्रोटॉन्स, ये ब्रैकेट में लिखना, है ना, ये ब्रैकेट में लिखना। तो प्रोटॉन्स जो है 1836 1836 टाइम्स हैवियर हैं, भारी हैं इलेक्ट्रॉन्स थे। तो तुम ही बताओ यार, तुम ही बताओ, अगर एक कमरे में मैं हाथी को रख दूं और चींटी को, तो कौन सा निकालना ज्यादा आसान होगा, हाथी को निकालना या फिर चींटी को। सिंपल है, चींटी को। अब जो बोलता है हाथी, जाके हाथी का पकड़ लो, सिंपल। क्योंकि 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 वे चींटी को निकालना आसान होगा ना, जो हल्का है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कब, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ, वही ड्यूरिंग रबिंग, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और मैं सेकंड रीजन लिखूंगा, ठीक है। रफ कर दूं, लिख लिया, अब मैं रफ कर रहा हूं।
पहले भूले मुझको सनम तुम, फिर मेरा नाम भी भूल गए। सेकंड रीजन में बोल देता हूं, देखो जो एटम होता है बड़ा सा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर इधर मतलब बाहरी वाले ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और जो जो क्या 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 प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और जो प्रोटॉन होता है वो इसके अंदर न्यूक्लियस, ये क्या है न्यूक्लियस, ये अंदर वाला क्या है न्यूक्लियस, ये बहुत अंदर होता है, बहुत छोटा होता है, इतना अंदर। अगर मैं बोलूं इतना बड़ा, इतना मतलब इस साइज का कोई एटम है, तो उसका न्यूक्लियस चींटी से भी छोटा होगा। सोच लो कितना अंदर है, कितना अंदर। तो प्रोटॉन इसके अंदर होता है और न्यूट्रॉन्स भी। तो हमें अभी न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें चार्जिंग की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन्स जो है ना यार, प्रोटॉन्स अंदर होता है न्यूक्लियस के। सोचो अंदर, इतना अंदर। इसलिए इसलिए मान लो तुम निकालने जाओगे, तुम किसे निकालना पसंद करोगे? एक तो इलेक्ट्रॉन्स हल्के भी हैं, है ना, और एक तो बहुत पास है तुम्हारे, तुम आराम से उसे ले सकते हो। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं ड्यूरिंग रबिंग। रबिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। समझ गए? हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। और क्या, अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। कितने टाइप्स के चार्जेस हैं और वो कैसे इंटरेक्ट मतलब मेल जोल करते हैं। तुम क्लास में जाते हो, किसी से अगर मिलते जुलते हो तो मतलब तुम उससे इंटरेक्ट कर रहे हो। वैसे ही हम यहाँ बात करेंगे कितने टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं और कैसे मिलते जुलते हैं। सिंपल। तो मैं बुक का डेफिनेशन है बहुत सिंपल है, वो एक बार में खत्म है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें मजा आए। तो मैं मानता हूं कि एक लड़का है, लड़का हिंदी में लिखा है, चलो इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। LADKA, लड़का है और एक लड़की है, ठीक है। और यहां भी एक लड़का है और यहां एक लड़की। अभी मैं इन दोनों को मानता हूं कि ये दोनों है ही नहीं, नीचे वाले। अभी मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम अपने रियल लाइफ में तुम भी किससे, अगर मैं मान रहा हूं कि तुम लड़का हो, एग्जाम्पल है, तुम अगर लड़की हो, तुम उस तरह से सोच लेना, क्योंकि मैं भी एक लड़का हूं, समझ सकते हो, ठीक है। तो लड़का किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? लड़की की तरफ। सिंपल है, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, होगा ना। ये इसकी ओर भागना चाहेगा और ये इसकी ओर भागना चाहेगी। सिंपल है ना। अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, एक लड़का ऊपर एक लड़का नीचे, तो इन दोनों में कभी अट्रैक्शन हो सकता है? हो सकता है? अरे नॉर्मल केसेस में हो सकता है? नहीं। इन दोनों में हमेशा क्या होगा? रिपल्सन। एक दूसरे से दूर भागेंगे। कहां भागेंगे? दूर। और यहां भी एक लड़का है एक लड़की है, तो इन दोनों में भी अट्रैक्शन। यहां आना चाहेगा, यहां आना चाहेगी एक दूसरे की ओर। और यहां क्या होगा? दो लड़कियों में क्या होगा? यहां कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, यहां क्या होगा? रिपल्शन, दूर भागेंगे। समझ गए? सिंपल यही था। तो अगर मैं बोलता हूं कि लड़का अगर पॉजिटिव चार्ज है, मैं एग्जांपल मान रहा हूं, लड़का अगर पॉजिटिव चार्ज है और लड़की अगर नेगेटिव चार्ज है, तुम उल्टा ही मान सकते हो, लेकिन मैं एग्जांपल मान रहा हूं, ठीक है। लड़का अगर पॉजिटिव है और लड़की नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव की ओर भाग रहा है, और ये भी पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर भाग रहा है और नेगेटिव नेगेटिव से दूर भाग रही है। समझ गए? बस यही है चार्जेस। कितने कितने चार्ज है कुल मिला के? दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। तो ये और ये तो सेम है, तो मैं बोलता हूं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सिंपल। समझ गए? दो काइंड्स ऑफ चार्जेस हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर। मैं रफ कर रहा हूं। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी, ये सवाल आए। देयर आर कितने? टू टाइप्स। ये आर लिखा है, ये मेरा स्टाइल है जब मैं फास्ट लिखता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कितने टाइप्स के थे? एक लड़का और एक लड़की। एक फर्स्ट क्या था? पॉजिटिव चार्ज। क्या था? पॉजिटिव चार्ज। और सेकंड क्या था? सेकंड क्या थी?
सेकंड क्या थी? नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया? बोलो समझ में आया क्या? बेटू मगज में आया ना? सिंपल। पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप्स के चार्जेस थे। और हमने इंटरेक्शन की बात तो कर ही ली, कैसे मिलते जुलते हैं। अगर मैंने एक लड़का और एक लड़का, दो लड़के ला दिए, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो सॉरी, पास नहीं आएंगे, दूर भागेंगे, दूर। ये एक इंटरेक्शन है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं। और अगर अगर लाऊं पॉजिटिव नेगेटिव तो बस बस पास आएंगे, अट्रैक्शन होगा। और अगर नेगेटिव नेगेटिव तो दूर, रिपल्शन। ठीक है, इसको लिख लिया। अब मैं रफ कर रहा हूं। देखो मैं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, सपनों में आ ही जाती है, नींद उड़ा। तो अब मैं आगे बात करता हूं। देखो क्या मैं बात कर रहा हूं कि पहला पॉइंट, दो पॉइंट लिखूंगा। सॉरी सॉरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर मैं लिखूंगा दो बार तो थोड़ा अजीब रहेगा। ऑपोजिट, ऑपोजिट चार्जेस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑपोजिट है ना। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, ऑपोजिट, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। और सिमिलर, सेम, सिंपल वर्ड लिखता हूं, सेम चार्जेस रिपेल। समझ में आया? बिल्कुल आया, क्यों नहीं आएगा? ऐसा एग्जांपल लोगे तो पक्का आएगा। तो आ गया तो लिख लो, और क्या करोगे अब? लिखो, जल्दी लिखो। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी। पॉज करो और लिखो, खत्म। हाँ, अब जब हमने रब किया था दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट, तब मैं बता दूं उस वक्त स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस का आना जाना होता है। लिख रहा हूं, लिख रहा हूं, लिख रहा हूं, लिख रहा हूं। हाँ, लिख लेना तुम भी। द इलेक्ट्रिकल, इंपॉर्टेंट है। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जेनरेटेड, मतलब निकलना एक दूसरे की ओर, जेनरेटेड बाई रबिंग। जब हमने रब किया तो कौन से चार्जेस निकले? वो चार्जेस क्या होते हैं? स्टैटिक चार्जेस होते हैं। बताऊंगा, मतलब पहले लिखो, दो पॉइंट लिखाऊंगा फिर मतलब बताऊंगा। स्टैटिक वाला हो गया, लिख लो। दे डू नॉट मूव बाई धैम सेल्फ मतलब खुद से, वो खुद से मूव भी नहीं करते हैं। स्टैटिक मतलब लिख लो पहले, दोनों को पॉज करके लिख लो। अब देखो, स्टैटिक मतलब जो हिलता नहीं है। अगर मान लो कि क्लास में अगर एक बेंच है, तुम सुबह गए, एक बेंच रखा है जहां तुम रोज बैठते हो, तो वो एक स्टैटिक है, वो हिलता नहीं है, अपने आप से नहीं हिलता है, नॉन लिविंग है तो अपने आप से हिलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही जैसे वो बेंच नहीं हिल रहा है अपने आप से, वैसे ही यहाँ पे स्टैटिक, जो स्टैटिक होते हैं चार्जेस, जो स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक का मतलब ये एक जगह पे टिके रहना। स्टैटिक मतलब एक जगह पे टिके रहना। जैसे बेंच स्कूल में अब एक जगह पे रहते हैं, वैसे स्टैटिक चार्जेस भी अपने जगह पे रहते हैं। अगर मान लो तुम स्कूल में गए, तुम्हारा बेंच लास्ट है, तुम बैक बेंचर हो, तो तुम्हें कभी मन किया कि आगे बैठ के पढ़ते हैं, इंजॉय करते हैं, कैसा लगता है कभी, तो तुमने अपने बेंच को उठा घिसका के आगे रखा अपने पार्टनर की हेल्प लेके, तो वही अलग बात है। तो तुमने तुमने और तुम्हारे पार्टनर ने उस पर कुछ फोर्स दिया, उस पर कुछ काम किया, उसे कुछ एनर्जी दी, तब जाके वो आगे की ओर आया, पीछे से आगे लाए। तो मैं यही बोल रहा हूं, वो बेंच खुद से नहीं आए। स्टैटिक चार्जेस खुद से नहीं निकलते हैं, खुद से नहीं, वो लोग जनरेट खुद से नहीं हो सकते हैं, यहां वहां नहीं कर सकते हैं खुद से, हमें उस पर कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ। ठीक है, समझ गए होगे, समझ गए होगे। जब हम रब करते हैं तो कुछ हाथ गर्म हो रहा है, ऐसे करो, हाथ गर्म हो रहा है, तो एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी कुछ निकल रहा है। ठीक है, इसलिए वो मूव कर पा रहे हैं, वरना ये मूव ही नहीं कर पाते ना। समझ गए? अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। हम चार्ज कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो इसमें एक डिवाइस होता है, ये चेक करता है कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं।
है ना। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, चार्ज्ड, है ना। उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उसका मतलब पहले हम समझ लेते हैं। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और स्कोप का मतलब स्कोप। अब इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी के पास है, मतलब वो चार्ज्ड है ना। चार्ज्ड होने का स्कोप, अगर मैं बात करूं क्या इस फील्ड में कोई स्कोप है, मतलब क्या उसका कोई फ्यूचर है, क्या उसमें कुछ हो सकता है, तो यही इलेक्ट्रॉन हो सकता है या नहीं, उसी को देखना, उसी को चेक करना। तो उस डिवाइस का हम हेल्प लेते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्कोप, चार्ज है या नहीं, सिंपल। बस अब तुम्हें ये पता होना चाहिए था, इसलिए अब मैं बताऊंगा एक सिंपल सा इलेक्ट्रोस्कोप। उससे हम वो काम कैसा करता है, उसमें से ही चार्ज ट्रांसफर होता है ना। देखो मैंने एक डब्बा ले लिया, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। तो अब मैंने एक डब्बा ले लिया, मान लो ये जैम का शीशी है जो हम खाते हैं, वो खत्म हो गया तो मैंने उसको ले लिया। अब मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, एक कार्डबोर्ड इसके ऊपर रखा, है ना, ऐसे रख दिया, और इसमें मैंने एक छेद कर दिया है, बीच में छेद, एक होल है इसमें। क्या है? एक होल, है ना। अब मैंने वो लिया पेपर का, सॉरी, हाँ, पेपर क्लिप, जो कि मेटल का होता है। ऐसा होता है ना, देखो एक पतला सा एल्यूमिनियम का होता है, उसमें हम पेपर को खोस देते हैं, फंसा देते हैं, है ना, वही वो मेटल का मेटेलिक पेपर क्लिप, है ना। और उसको मैंने इसके अंदर घुसेड़ दिया, और उसको मैंने यहाँ पे ऐसे रोकने के लिए ऐसे कुछ कर दिया, है ना, कि टिका रहे, गिर ना जाए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेपर क्लिप। क्या बोलेंगे? पेपर का क्लिप, जो कि मेटल का है। किसका है? मेटल का। और ये कोई जैम की शीशी है, चाहो तो लिख लो वरना मत लिखो। और ये क्या है? कार्डबोर्ड है, चाहो तो लिखो वरना मत लिखो, सिंपल। हाँ, जो जो जरूरी है वो हम देखते हैं। अब मैंने दो एल्यूमिनियम के पतले पतले फॉइल, अब फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल का स्ट्रिप, वही एल्यूमिनियम फॉइल जो हम लोग, जिसमें हम लोग स्कूल जाते हैं तो खाना पैक करते हैं, वही एल्यूमिनियम फॉइल के दो पतले पतले मैंने पीसेस ले लिए, स्ट्रिप्स ले लिए पतले पतले, और उसको यहां ऐसे लटका दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। ठीक है। अब वो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही सिंपल रहेंगे, है ना, चाहो तो चिपका भी देना, है ना। तो मैंने थोड़ा गैप दिया कि तुम्हें समझ में आए, बस। अब मैंने एक पेन की रिफिल ले ली। अगर मैं पेन का रिफिल, मान लो ये पेन का रिफिल है, और इसको मुझे चार्ज करना है, तो चार्ज कैसे होता है? रबिंग से। हम अगर रब करते हैं दो चीजों को, अपने हाथों को बीच में भी ऐसे अगर रब कर देंगे इसको, पेन के रिफिल को लेके, तो वो थोड़ा हीट हो जाएगा, हीट निकलेगा, मतलब चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। स्टैटिक चार्ज जो रुका हुआ था, उसको हमने कुछ थोड़ी एनर्जी दी और वो ट्रांसफर हो गया, बस। अब हमें इस चार्ज रिफिल को इस पे टच करना है, इस मेटेलिक जो चीज, ये पेपर क्लिप है जो कि मेटल की है, तो मैंने उस रिफिल को लेके इस पे टच किया। तो अब अगर मैं उस पर टच करता हूं, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो भी चार्ज होगा, वो निकल जाएगा। किसके थ्रू? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेटल के थ्रू चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। अगर मैंने कोई मेटल की चीज ली है, तो उसमें से चार्जेस ट्रांसफर होंगे। जैसे घर पे प्रेस होता है, तो उसको हम लोग सॉकेट में लगा देते हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी आता है ना, आता है ना। तो वो जो नीचे का हिस्सा होता है वो किसका होता है? मेटल का, इसलिए तो वो हीट होता है, बस। मेटल में चार्जेस पास होते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी तो चार्जेस के फ्लो होने से आता है, इलेक्ट्रिक करंट, पिछले चैप्टर में देखा था हमने। तो बस ये एक चार्ज रिफिल है, चार्ज रिफिल। पेन की रिफिल खाली ले लो, क्या दिक्कत है ना। वो हमने ला के इस मेटल वाले, मतलब इस हिस्से में, पेपर क्लिप के ऊपर वाले हिस्से में टच किया। तो अब क्या होगा देखो, अब इसमें से जो चार्जेस होंगे इसके थ्रू फ्लो हो जाएंगे, और ये एल्यूमिनियम भी मेटल है, तो उसमें भी चार्जेस घुसेंगे, सिंपल। तो हम कुछ देर बाद देखते हैं, टच होने के बाद, जब टच करा दिया हमने, उसके बाद हमने देखा कि जो पेपर क्लिप स्टार्टिंग में ऐसे सिंपल ऐसे थे, अब वो दूर दूर हो गए हैं। कैसे हो गए हैं?
दूर दूर, उनमें क्या हो गया है, दूर होना मतलब रिपल्शन, अगर चिपक जाते हैं आके एक दूसरे से मतलब अट्रैक्शन हुआ, अगर लेकिन वो दूर दूर हो गए मतलब उनमें क्या है, रिपल्शन हुआ है। वो क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि ये मैंने क्या कहा था, अगर सेम चार्जेस होंगे, बनाओ इसको पॉज करके फिर देखो, हाँ बना लिया होगा पॉज करके। तो हमने बात की थी जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, अगर इन दोनों में ऑपोजिट चार्ज होता है इन दोनों स्ट्रिप्स में, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लिखो लिखो, नाम लिख लो पहले, एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप्स है दो पतले पतले, हाँ समझ में आ गया। तो ये दूर दूर हो गए मतलब इनमें सेम चार्जेस हैं, लड़का लड़का रिपेल, लड़की लड़की रिपेल, मतलब सेम है, ये दोनों सेम चार्जेस हैं, या तो इनमें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इनमें क्या हुआ, रिपल्शन हुआ। तो अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो मान लो कि एक आम का पेड़ है, ये रिफिल है, वो रिफिल नहीं आम का पेड़ है, अगर मैंने चिंटू और गुड्डू को बोला जाओ भैया जाओ दोस्तों जाओ मेरे यार, वो जो दिख रहा है ना सामने पेड़ है, वहां से दो फल लेके आ। अब आम का फल है, वो आम का पेड़ है, तो उस पे दो मतलब वो उसमें से निकाल के एक एक आम गुड्डू और चिंटू को दे देगा, जो ही नाम बोला था मैंने, गुड्डू और चिंटू को दे देगा, तो उन दोनों को दो आम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि गुड्डू को एक आम मिल गया और चिंटू को एक केला। अब केले का पेड़ तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, केले का पेड़ दूसरा होता है, तो वो आम के पेड़ के पास गए। अगर एक रिफिल है आम का पेड़ तो वो सिर्फ आम दे सकता है, वो केला नहीं दे सकते, वो सिर्फ या तो पॉजिटिव चार्ज देगा या तो नेगेटिव चार्ज, सिंपल है ना। तो अगर इसमें से सेम टाइप के चार्जेस आएंगे तो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब सेम टाइप के चार्जेस हैं एल्यूमिनियम फॉइल में, इसलिए वो रिपेल हो गया, दूर दूर भाग रहा है ना। तो मतलब ये अगर दूर दूर भागता है मतलब ये चार्ज है ना। और अगर इसमें कुछ चेंज ही नहीं आता, अगर ये जैसा है स्टार्टिंग में वैसा रहता, मतलब ये इनमें कोई चार्ज ही नहीं है, तो हमने इस डिवाइस का यूज करके इसको बॉक्स में बना देना इसको, है ना, बुक में जब बनाओगे तो इस डिवाइस का यूज करके हम ये चेक कर लेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं। तो इसका नाम क्या है, इसका अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप, सिंपल इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो पहले लिखा था, जाओ तो पीछे जाके देख लो, इलेक्ट्रोस्कोप इस डिवाइस का नाम है। पहले भूले मुझको सनम तुम, फिर मेरा नाम भी भूल गए। अब दिख रहा है, बना लो इसको, ठीक है, पॉज करो वीडियो को और पूरा अच्छे से बनाओ, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब तुमने बना लिया तो मैं रफ करता हूं, ठीक है। ला 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 ला, भूल गए वो दिन सनम तुम, रातें वो तुम भूल गए। अगर लिरिक्स रॉन्ग होगी तो माफ कर देना, ठीक है। आज ही सुना था, नया नया आया है नाम तुलसी कुमार का, सुन भी सुन लेना, मस्त है। तो अब यहाँ पढ़ाई में ध्यान लगाओ, तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, द डिवाइस यूज्ड टू टेस्ट वेदर, WHETHER वाला वेदर, WEATHER मतलब मौसम हो गया। देखो दिक्कत हो गई, मैं सब पढ़ा दूंगा बेटा, दिक्कत की बात नहीं है, पता है तो आगे बढ़ जाना। वेदर WEATHER मतलब मौसम, गर्मी है, मौसम गर्म है ठंडा है वो, और ये वेदर चेक करना, जब हम चेक करते हैं ना, ये ट्रू है या फॉल्स, चेक वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, है ना, कुछ चेक करना होता है तो हम वहां WHETHER यूज करते हैं, तो हमने यहाँ ये यूज किया है, यहाँ यहाँ पे ये यूज नहीं किया है, ठीक है। पहले भूले मुझको सनम तुम, फिर मेरा नाम भी भूल गए। द डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग an electric charge or not, carrying an electric charge, या फिर सिंपल चार्ज लिख लो, और नॉट, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे हम लोग, इलेक्ट्रोस्कोप, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप,
स्कोप बोलेंगे उसे, सिंपल। समझ में आया क्या? बोले तो मगज में आया क्या? लिख लो इसको पॉज करके। द डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज और नॉट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोस्कोप। एन लगा लो, कॉल्ड एन इलेक्ट्रोस्कोप, या फिर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, चाहो तो लगा लो। अगर इंग्लिश के मस्त ज्ञान रखते हो तो समझ गए होगे। अब मैं पॉज कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप का मैंने डेफिनेशन लिख लिया, जो डायग्राम बनाया, तो मैंने क्या कहा, वो जो पेपर की क्लिप थी वो किसकी थी? मेटल की। तो अगर हमें एक चार्ज रिफिल में से एक अनचार्ज एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप में ट्रांसफर करना था, तो हमने किसका यूज किया? एक मेटल का, जो कि पेपर क्लिप थी, जो कि मेटल की बनी हुई थी। तो बस वही है हम जो आगे पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन बी वहां जगह नहीं है, यहां लिख रहा हूं, कैन बी ट्रांसफर्ड, स्पेलिंग एकदम सही है, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू मेटेलिक, जो मेटल की होती है उसे मेटेलिक बोलते हैं, मेटेलिक कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है मतलब वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को कंडक्ट करता है ना। नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट ही नहीं करेगा, इसलिए मेटेलिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। सिंपल समझ में आ गया ना अच्छे से? इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्ज, एक ही बात है तीनों। तो मेटल्स इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट करते हैं, इसलिए हम मेटेलिक कंडक्टर का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पॉज करके लिखो। अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट सी चीज समझाना चाहता हूं। जो हमने वो डब्बा लिया था जैम का, जो खाली है अपने हमारे घर पे, और वो कार्डबोर्ड लिया था, उस पे एक छेद भी कर दिया था, उसमें हमने वो मेटल की क्या डाली थी? पेपर क्लिप डाल दी थी, और यहाँ एल्यूमिनियम का फॉइल डाल दिया था, और यहाँ पे हमने रिफिल टच किया था, इसलिए ये दूर दूर हो गया, रिपल्सन हो गया। सब समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं उस रिफिल को हटा दिया मैंने, और इस जो मेटेलिक का ये फॉइल था एल्यूमिनियम का, वो ऐसे था जब ये टच था, अगर मैं उसको हटा के अपना उंगली टच करता हूं तो क्या होगा? ये जो दूर दूर थे वो नॉर्मल हो जाएंगे। क्यों नॉर्मल होगा? जब मैंने अपनी उंगलियों से छुआ, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, अब्बा मैं तेरी मलिका, सॉरी। तो अगर मैं अपनी उंगलियों से छूता हूं इस नाम भूल जा रहा हूं यार, सॉरी, पेपर क्लिप को, जो कि मेटल का है, अगर मैं उसको अपनी उंगली से छूता हूं, और मैं धरती पे ही खड़ा रहता हूं जब भी मैं इसको छूता हूं, ठीक है, तो जब मैं इसको छूता हूं तो क्या होता है? ये फिर से नॉर्मल हो जाता है। कोलैप्स होना मतलब, इसको बोलते हैं कोलैप्स। कोलैप्स हो गया है ना? तो कोलैप्स हो जाता है। क्यों मुझे जानना है हमें, क्यों होता है ऐसा? तो मैं बता दूं, जो फॉइल स्ट्रिप्स है, जो एल्यूमिनियम फॉइल के स्ट्रिप्स हैं, वो अपने चार्ज को, जो चार्ज है इसलिए रिपल्शन है, अपने चार्ज को लूज कर देते हैं मेरे हाथों के थ्रू, मेरी बॉडी से पास होकर धरती में घुस जाते हैं। मजा आया? नहीं आया तो समझोगे अभी जब मैं अच्छे से लिखवाऊंगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैं उस मेटेलिक स्ट्रिप को, आई मीन पेपर क्लिप को जब मैं छू रहा हूं, उस पेपर क्लिप को जो मेटल का बना है, तो क्यों एल्यूमिनियम के स्ट्रिप्स क्यों कोलैप्स हो जा रहे हैं? तो रीजन, अब उसका रीजन, क्वेश्चन वो समझ गया ना उसका रीजन? ऊपर थोड़ा उसका लिख लो, ऊपर थोड़ा सा लिख लो, ऊपर लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो। वाई एल्यूमिनियम फॉइल
कोलैप्स मतलब पास आ जाना। वाई एल्यूमिनियम फॉइल कोलैप्स व्हेन वी टच दी पेपर क्लिप ब्रैकेट में मेटल, व्हेन वी टच दी पेपर क्लिप ब्रैकेट में मेटल, जब हम उसको हाथ से छूते अपनी उंगलियों से, वाई इट कोलैप्स, है ना, ये क्यों कोलैप्स हो जाता है, क्यों वो चार्ज लूज कर देता है, क्यों क्यों। और जब मैंने अपनी उंगली से छुआ है मतलब मैंने रिफिल को हटाया है फिर अपनी उंगली से छुआ है ना। रिफिल चार्ज था तो उसी में से चार्ज उसमें जा रहा था एल्यूमिनियम फॉइल में, है ना। अब मैंने उसको हटा के अपनी उंगलियों को रख दिया, क्वेश्चन लिख लिया अच्छे से। रीजन है दी फॉइल स्ट्रिप्स, एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स लिखो या फिर फॉइल स्ट्रिप्स लूज, LOSE लूज, LOSE में लूज खोना, खो देना, किसी चीज को गुमा देना, ऐसा मान लो। द फॉइल स्ट्रिप्स लूज चार्ज कहां पे लूज करते हैं, टू दी अर्थ, टू दी अर्थ कहां से, थ्रू, कहां से, किसके जरिए, थ्रू आवर बॉडी, है ना, थ्रू आवर बॉडी, हमारी बॉडी किसी ना किसी तरह से इस धरती मां से कनेक्टेड है, थ्रू आवर बॉडी अर्थ में। तो यार मतलब मैंने बात किया स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं तो कोई बॉडी चार्ज अनचार्ज होती है। तो धरती कैसे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, धरती जो है, ध्यान देना, जो धरती है हमारी पृथ्वी है उसमें यू कांट इमेजिन, तुम सोच भी नहीं सकते इतने सारे प्रोटॉन्स हैं धरती में। क्या है, प्रोटॉन्स। तो धरती अगर प्रोटॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना चाहेंगे। अब इतने सारे प्रोटॉन्स है कि जब हम यहां की बात करते हैं कहीं की भी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ जाते हैं, है ना। अगर इक्वल होते तो अट्रैक्शन होता, वो भी आता ये भी आता, लेकिन अगर धरती में से भी आता इलेक्ट्रॉन भी आते, अगर इक्वल हो जाता यहाँ का और यहाँ का अमाउंट, जितने प्रोटॉन होते इतने इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारी धरती में इतने हैं यू कांट इमेजिन। मैंने बोला ना तुम सोच भी नहीं सकते इतने सारे प्रोटॉन्स हैं, तो ये खच से खींच लेते हैं। बस क्लियर, इसको लिख लो, इसको लिख लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये खींच लिए वो चार्ज अगर उसमें से निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, या इसको उसके बाद लिखना, ये एक पॉइंट है, उसके बाद ये अलग एक पॉइंट है, क्या है, अलग एक पॉइंट। फॉइल स्ट्रिप्स STRIPS स्ट्रिप्स गेट्स डिस्चार्ज्ड मतलब अपने चार्ज को खो देना, या फिर चार्ज नहीं होना मतलब डिस्चार्ज होना, है ना। लिख लो, पहले इसको लिखो, इतना लिखो, फिर उसके नीचे इसको लिखो, पॉज करो और लिखो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको तुमने अभी तक लिख लिया होगा, है ना, पॉज करके लिख लो। तो जो ये प्रोसेस हो रहा है ना ट्रांसफर होने का, चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज्ड एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स, वो एक चार्ज बॉडी है, हम उसे एक ऑब्जेक्ट मानते हैं एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स को, जो ट्रांसफर हो रहा है चार्ज फ्रॉम एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप से अर्थ में। तो उस एक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं, अर्थिंग, या फिर उसको एक और नाम है ग्राउंडिंग, है ना। तो नाम तो बहुत सिंपल याद रखना, है ना। तो डेफिनेशन लिखता हूं, दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम a charged body to the earth is called, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग, क्या बोलते हैं, अर्थिंग, EARTH, अर्थ ING, अर्थिंग। और एक और नाम है, और ग्राउंडिंग, GROUND, ग्राउंड ING, ग्राउंडिंग, दो नाम है इसे। काम एक
नाम अनेक, वही वाली बात हो गई। काम एक ही है लेकिन नाम उसके दो हैं, अर्थिंग और ग्राउंडिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। किस प्रोसेस को? ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ, है ना। इसको लिखो पॉज करके, फिर हम आखिरी बात करेंगे। आखिरी एक बार इसको पॉज करके लिख लो, ठीक है, फिर बताता हूँ ये क्या चीज है। पॉज करके लिख लिया होगा। तो जब हम बिल्डिंग्स होती है ना, घर होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, तो उसमें अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है ना। उस अर्थिंग से क्या होता है, जब भी मान लो कोई लीकेज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर लीक हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कहीं पे बिल्डिंग में लीक हो रहा है, तो उस अर्थिंग के थ्रू वो धरती में चला जाएगा। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है घिसने से, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, वजह जान ली, दो रीजन है। तो अर्थ में बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ खींच लेता है, बहुत सारे प्रोटॉन्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो आने दो आने दो आने दो, इसको पहले लिख लो तुम। हाँ, तो वो अर्थ खींच लेता है उन इलेक्ट्रॉन्स को जो भी लीक होता है, तो उससे हमारी जान को कोई खतरा नहीं होता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी जान को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब इसको लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। अब क्या यार, अब आगे के एपिसोड्स में हम पढ़ने वाले हैं। अब ये एपिसोड खत्म होता है, अब जाइए अपनी जान से मिलिए। चलो बाय।